हॉल के बीचों बीच एक आदमी फर्श पर पड़ा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर कांप रहा था और उसके पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा था। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाने की कोशिश की हो। अनिका ने तुरंत झुककर उसकी नब्ज चेक करी और शौर्य को देखकर बोली, सर, यह भी जिंदा है, पर हालत बहुत खराब है। शौर्य ने जल्दी ही उसके चेहरे पर पानी छिड़का। आदमी की आंखें अधखुली थीं और वह कराहते हुए बोला, मालती को बचा लीजिए, वो उसे ले गया है। शौर्य ने यह सुनकर तुरंत पूछा, कौन ले गया है? पूरी बात बताओ, कहाँ है मालती सिन्हा और तुम कौन हो? वह आदमी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोला, मैं विमल सिन्हा हूँ, विनोद का बड़ा भाई। शौर्य और अनिका दोनों ही ये सुनकर चौंक गए। तभी शौर्य ने फिर से सवाल किया, अगर तुम विनोद के बड़े भाई हो तो खैर खबर क्यों नहीं ली आज तक? और मालती को किसने किडनैप किया है? वह आदमी डरते डरते शौर्य की तरफ देख रहा था और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं सालों से इस कमरे में बंद था, लेकिन आज जैसे ही मुझे आजादी मिली तभी मैंने देखा कि एक आदमी जबरदस्ती मालती को खींचकर ले जा रहा था। शौर्य और अनिका को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों तो खुद बाहर से आए थे। अनिका ने उसे दरवाजे की तरफ देखकर विमल से सवाल किया, एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कमरे में कैसे थे? क्या मालती ने तुम्हें कभी बाहर नहीं निकाला? और हम तो बाहर से ही आए हैं। कोई अगर उसे लेकर दरवाजे से गया होता तो हमें दिखता। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? विमल उन दोनों को देखकर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मालती हमेशा से मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिलती थी। आज जब उसे मौका मिला तो उसने मुझे बाहर निकाला, लेकिन मेरी आजादी की कीमत अब वो अपनी जान देकर चुकाएगी। वो लोग उसे मार डालेंगे। शौर्य और अनिका के लिए ये गुत्थी ज्यादा उलझती जा रही थी। तभी शौर्य ने बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल किया, ठीक है, बाकी बातें बाद में पूछेंगे, अभी ये बताओ किडनैपर मालती को लेकर के कहाँ गए हैं? क्योंकि हम मेन गेट से आए हैं और वहां से निकलते हुए हमने किसी को नहीं देखा। विमल ने उन्हें अपनी कमरे की तरफ इशारा करते हुए और गार्डन की तरफ दिखाते हुए बोला, ओ, मेरे कमरे के पीछे से एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधा घर के पीछे खुलता है। वहां एक दरवाजा है जो सड़क पर जाता है। वो लोग मालती को वहीं से ले गए हैं, आप लोग जल्दी कीजिए। अनिका ने विमल की हालत को देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। वो दोनों तुरंत उठ खड़े हुए। तब तक बाहर एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और शौर्य अनिका को लेकर वहां से निकल गया। उन्होंने पहले ही मालती की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। शौर्य ने तुरंत उसके नंबर को सर्विलांस पर डाला और नंबर ट्रैक करके वो उस गाड़ी का पीछा करने लगे। रास्ते में शौर्य और अनिका को कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। उन्हें समझ आ चुका था कि किडनैपर काफी आगे निकल चुके हैं। अनिका ने शौर्य को देखकर परेशान होकर कहा, यह केस तो उलझता ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, जिसके ऊपर भी शक करते हैं वो विक्टिम बन जाता है। मुझे तो लगा था सारा खेल मालती का है, लेकिन अब तो उसका भी किडनैप हो गया। तभी शौर्य कुछ सोचते हुए बोला, अभी हमारे सामने एक सस्पेक्ट और है, रजत मल्होत्रा। हो सकता है मालती को उसी आदमी ने किडनैप किया हो, या फिर मालती को विनोद की उस पेनड्राइव के बारे में कुछ पता हो। इसी के लिए मेरे पास फोन भी आया था और शायद पेनड्राइव की वजह से ही ये सब हो रहा है। जरूर उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट और कीमती जानकारी है। अनिका ने भी सहमति से सर हिला दिया। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, जंगल का रास्ता शुरू हो गया। माहौल अजीब सा लग रहा था, पर उन्हें मालती को किसी भी कीमत पर बचाना था। अचानक अनिका थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाई, सर, गाड़ी रोको, वहां सड़क के किनारे कुछ है। उधर एम्बुलेंस से विमल को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। उसकी हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वो बस इतना ही कहता, मैं अपना स्टेटमेंट सिर्फ इंस्पेक्टर शौर्य को दूंगा और किसी को नहीं। शौर्य की टीम अब उसकी जिद से परेशान होने लगी थी, लेकिन उसकी तबीयत को देखकर उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। विमल के कमरे के बाहर 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे लगा दिए गए थे। कांस्टेबल हरीश ने अपने साथी कांस्टेबल डिसिल्वा से कहा, डिसिल्वा, यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैफेटेरिया से कॉफी लेकर आता हूँ, तेरे लिए भी ले आऊंगा, तब तक तू संभाल लेना। डिसिल्वा ने सहमति में अपना सर हिलाया और हरीश चला गया। करीब आधा घंटा बाद हरीश कॉफी लेकर वापस आया और डिसिल्वा को देते हुए बोला, ले भाई, कॉफी पी,
मुझे तो काफी आराम मिल गया, तू भी पी ले। जैसे ही डिसिल्वा ने कप हाथ में लिया तभी कमरे के अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज गिर गई हो। दोनों चौंक गए, कॉफी का कप नीचे रखे और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर भागे। लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उधर सड़क पर अनिका और शौर्य के होश भी उड़ चुके थे। गाड़ी रोकते ही वो दोनों सड़क के किनारे दौड़कर आए। अनिका नीचे एक जगह इशारा कर बोली, सर ये तो डेड बॉडी लग रही है। शौर्य ने उसे शांत रहने का इशारा किया और नीचे बैठकर पल्स चेक करी। पल्स नहीं थी, वो आदमी मर चुका था। वो आदमी पेट के बल पड़ा था। शौर्य ने उसका कंधा पकड़ा और जैसे ही उसे पलटा अनिका एकदम चौंक गई। ये तो राजेश मल्होत्रा है, विनोद सिंह का बिजनेस पार्टनर। मुझे तो सबसे ज्यादा इसी पर शक था। अब इसे किसने मार दिया? शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फोन पर घंटी बजी। साइबर सेल से कॉल था। शौर्य ने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, सर जिस नंबर को ट्रेस करने को कहा था उसकी और आपकी लोकेशन इस वक्त एक ही है। यह सुनते ही शौर्य की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन काटकर अनिका की तरफ देखकर बोला, अनिका, मालती का फोन भी यही इसी लोकेशन पे दिखा रहा है। ठीक से चेक करो, हो सकता है जिन लोगों ने मालती का किडनैप किया है उन्हीं ने राजेश को भी मारा हो और मालती की भी जान खतरे में है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। राजेश की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी और हवा में अजीब सी खामोशी भरी हुई थी। शौर्य ने मोबाइल टॉर्च से इधर उधर रोशनी की। अनिका ने भारी सांसें लेते हुए पूछा, सर राजेश को यहाँ लाकर किसने मारा होगा? शौर्य कुछ पल सोचकर बोला, कातिल यहीं आसपास है और मालती का फोन भी यहीं ट्रेस हुआ है। मतलब ये जगह बड़ा राज छुपा रही है। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। शौर्य और अनिका दोनों एकदम अलर्ट हो गए। शौर्य तेज आवाज में चिल्लाया, कौन है? बाहर आ जाओ। इतना कहते ही शौर्य ने बंदूक निकाल ली। धीरे धीरे एक औरत उन झाड़ियों के पीछे से बाहर निकली। अनिका उसे देखकर चौंकती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत रोते रोते उसके सामने आई और डरते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचाइए, वो लोग मुझे मार देंगे। शौर्य उसकी हालत देखकर बोला, कौन मार देगा तुम्हें और तुम कौन हो? पहले हमें अपना नाम बताओ। वो औरत घबराई हुई आवाज में बोली, सर मेरा नाम मालती है। कुछ गुंडे मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे लेकिन किसी तरीके से मैं जान बचाकर भाग निकली। यह सुनकर अनिका और शौर्य दोनों एकदम से चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें मालती इस तरह मिलेगी। तभी अनिका ने राजेश की डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसने किडनैप किया था तुम्हें और क्या तुम जानती हो राजेश को किसने मारा? मालती ने तुरंत सड़क के किनारे पड़ी राजेश की डेड बॉडी को देखा और उसकी चीख निकल गई। वो घबराकर 4 कदम पीछे हुई और डरते डरते बोली, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कैसे मरा। अब मालती की ये बात शौर्य और अनिका की समझ से बाहर थी, क्योंकि राजेश मल्होत्रा उसके पति विनोद सिंह के पार्टनर थे और ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था कि मालती को उनके बारे में कुछ ना मालूम हो। अनिका उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम सच में इसे नहीं जानती? ये राजेश मल्होत्रा है, तुम्हारे पति विनोद सिंह का पार्टनर। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्नी को अपने पति के पार्टनर के बारे में ना पता हो? तभी मालती जोर जोर से रोने लगी और अनिका को देखकर बोली, मैडम विनोद सिंह मेरा पति जरूर था लेकिन वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो काम क्या करता था। ना ही मैं उसके बिजनेस के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही उसके किसी पार्टनर के बारे में मुझे पता है। मुझे तो बस इतना पता है कि आज अचानक कुछ गुंडे मेरे घर में घुसे और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए। मालती की बातें दोनों के समझ से बाहर थीं। तभी अनिका को कुछ याद आया और उसने मालती को घूरते हुए कहा, तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या? तुम कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे। अब तो तुम ये भी बोलोगी कि तुम विमल सिंह को भी नहीं जानती, वो विमल सिंह जो तुम्हारे घर के एक कमरे में इतने सालों से कैद था। बोलो, क्या यह भी झूठ है? मालती के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अनिका किस बारे में बात कर रही है। वो हकलाते हुए बोली, मैडम मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस घर में रहती जरूर हूँ लेकिन घर से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सवाल पूछने की मुझे परमिशन नहीं है। मैं वहां बस एक कठपुतली की तरह रहती थी। घर की हर छोटी बड़ी चीज का हाल सिर्फ विनोद जानते थे और उसके भाई विमल सिंह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि विनोद की फैमिली गांव में रहती है। मैं आज तक किसी से भी नहीं मिली हूँ क्योंकि विनोद ने मुझे कभी किसी से मिलने ही नहीं दिया। बस आप ये समझ लो, मैं उसके सोने के पिंजरे में कैद थी। विनोद एक राक्षस है, राक्षस जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया।
अनिका और शौर्य दोनों के लिए मालती का ये खुलासा एक बहुत बड़ा झटका था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डिसिल्वा और हरीश ने विमल के कमरे में देखा जहां वो नीचे गिरा पड़ा था। हरीश तुरंत दौड़कर उसे उठाने गया और बिस्तर पर लेटा दिया। वो उसे देखकर बोला, तुम कैसे गिरे? अभी तो तुम लेटे हुए थे। विमल ने धीरे से जवाब दिया, मुझे प्यास लगी थी और पानी थोड़ा दूर था, सोचा धीरे से नीचे उतरकर पी लेता हूँ, लेकिन शायद कमजोरी की वजह से मैं गिर गया। डिसिल्वा ने तुरंत उसे पानी दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई भी जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना, हम बाहर ही हैं, समझे? मैं एक नर्स को तुम्हारे कमरे में भेजता हूँ। यह बोलकर हरीश और डिसिल्वा दोनों बाहर आ गए। इधर शौर्य और अनिका को मालती मिल चुकी थी और उन्होंने वहां एम्बुलेंस और पुलिस की बाकी टीम को जांच के लिए भी बुला लिया था। फॉरेंसिक टीम अपनी जांच करने लगी थी। थोड़ी देर बाद डेड बॉडी को वहां से उठा लिया गया और अनिका व शौर्य ने मालती को वापस उसके घर पर छोड़ दिया। यहाँ इतना सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत भयानक और खतरनाक था। शहर की आबादी से दूर जंगलों के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा घर था जिसके अंदर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर जंग लगी जंजीरें लटकी थी और हवा में गीले सीमेंट की बुरी सी गंध फैली थी। एक कमरे के बीचों बीच 5-6 लड़कियां रस्सियों से बंधी बैठी थी और सबके चेहरे पर डर और हताशा साफ दिख रही थी। कविता उन लड़कियों में सबसे आगे बैठी थी। उसकी आंखों में अब भी हिम्मत की आखिरी चिंगारी बुझी नहीं थी। तभी वहां किसी के कदमों की आवाज आई और एक लंबा काला लेदर जैकेट पहना हुआ आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक मोटी बेल्ट थी। वो आते ही जोर से बोला, सबके सब चुप होकर बैठे रहो, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अगर किसी के मुंह से भी थोड़ी सी आवाज आई तो मुझे बुरा लगेगा और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कविता चुप कहाँ रहने वाली थी। वो दबी सी आवाज में बोली, तुम लोगों ने हमें यहाँ क्यों पकड़ के रखा है? जाने दो हमें। अगले ही सेकंड उस आदमी ने कविता को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बाकी की लड़कियां डर से सिमट गईं। आदमी उसके चेहरे के पास झुककर गरजा, मुंह ज्यादा चलाया तो जान ले लूंगा तेरी, जितना कहा है उतना कर, समझी? लेकिन कविता की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। वो और तेज आवाज में बोली, अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम दरिंदों की हिम्मत और बढ़ेगी। आदमी की आंखों में गुस्सा चमका। उसने कविता के गाल पर दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर उसका चेहरा जबरदस्ती पकड़ते हुए बोला, चुपचाप जाकर वो कपड़े बदल, आज रात तुम सबको होटल में ले जाया जाएगा और वहां से सीधे अमेरिका में डील होगी। बहुत बढ़िया दाम मिल रहा है तुम सबका। बाकी लड़कियां रो पड़ी, लेकिन कविता की आंखों में खून उतर आया। वो चिल्लाई, वो कमीना विनोद तो मौत के करीब पहुंच गया। जो साला ये सब चलाता था, तो आप कौन है जो हमारी जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ा है? कौन है? बोलो। आदमी हंस पड़ा। कविता को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मासूम लड़कियों के पीछे पड़ा है। गुंडों ने भी एक भी लड़की की फरियाद नहीं सुनी और डर की वजह से उन सबको अपने कपड़े बदलने पड़े। इस वक्त सारी लड़कियां ही छोटे छोटे कपड़ों में उन गुंडों के सामने खड़ी थी। सब लड़कियां बहुत सहमी हुई थी। सभी की आंखों में आंसू थे। उन सभी का लीडर पीटर अपने आदमियों को देखकर सख्त आवाज में बोला, सबको गाड़ी में डालो, 11 बजे तक होटल रेड मून पहुंचना है हमें। बॉस का मैसेज आया है, लेट नहीं होना है। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लड़कियों के हाथ पीछे बांधे, मुंह पर टेप लगाया और उन्हें लोडिंग ट्रक में धक्का देकर बैठा दिया। शौर्य और अनिका इस वक्त गाड़ी में बैठे वापस आ रहे थे। वहीं मालती जैसे ही मेन गेट पर अंदर आई, उसके कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज पड़ने लगी, जो जोर जोर से उसे देखकर भौंक रहा था। मालती को देखते ही कुत्ता और तेज भौंका। मालती गार्ड को देखकर गुस्से से चिल्लाई, चुप करवाओ इस कुत्ते को, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हें भी घर से बाहर फेंक दूं। जब देखो भौंकता रहता है, इतना खाता है, पता नहीं क्या चाहिए इसे। इसका मालिक तो कौमा में है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी। वो बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई और थोड़ी ही देर में कपड़े बदलकर फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गार्ड बस हैरानी से मालती को देख रहा था। फिर उसने कुत्ते को कुछ खाने के लिए दिया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, दोस्त, मालती मैडम को देखकर इतना मत भौंका कर, तुझे पता है ना वो तुझे पसंद नहीं करती। अब तो विनोद सर भी नहीं है यहाँ तुझे बचाने के लिए। अनिका और शौर्य जैसे कुछ सोच रहे थे, तभी अनिका धीरे से बोली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? शौर्य ने झटके से गाड़ी रोक दी और सोचने लगा, शायद हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं और मुझे लगता है हम दोनों से कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें इस गलती को सुधारना होगा। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी अनिका के पास मैसेज आया,
मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों को ये आदमी खिलौना क्यों समझते हैं। मेरी खबरी का मैसेज है सर। रेड मून होटल में आज लड़कियों की तस्करी होने वाली है। खबर पक्की है, हमें वहां जाना होगा। शौर्य ने तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ी और अनिका ने टीम को मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पीटर सारी लड़कियों को पीछे के रास्ते से होटल में ले आया था। होटल मैनेजर से पहले ही उसकी सेटिंग हो चुकी थी। पूरा होटल स्टाफ इस गलत काम में शामिल था। अच्छी खासी कमीशन जो मिलती थी। पीटर ने सभी लड़कियों को बड़े हॉल में बने स्टेज पर खड़ा कर दिया। नीचे अमीर आदमी और उसके साथ कुछ औरतें भी बैठी थी। सभी लड़कियों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पीटर स्टेज पर आकर बोला, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आप सबके लिए इंडिया की एक से एक खूबसूरत लड़कियां लेकर आए हैं। हमें बस अपने बॉस का इंतजार है, उनके आते ही डील फाइनल होगी। नीचे बैठे सारे विदेशी उसकी इंग्लिश सुनकर खुश हो गए। तभी पीटर के फोन पर मैसेज आया। वो खुश होकर बोला, हमारे बॉस पहुंच गए हैं, तब तक मैं नीलामी शुरू करता हूँ। वो एक एक कर लड़की को खड़ा करता गया और उसका प्राइस ऐसे बताने लगा जैसे वो लड़कियां कोई चीज हों। सभी लड़कियां छटपटा रही थी, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाया। एक एक करके सभी लड़कियां नीचे बैठ गईं और आदमियों के हवाले कर दी गईं। सबसे ज्यादा पैसे कविता के लिए दिए गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लोग लड़कियों को पीछे के छोटे दरवाजे से ले जाने ही वाले थे कि तभी शौर्य और अनिका वहां पहुंच गए। शौर्य ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर फायर करा और बोला, खबरदार किसी भी लड़की को छुआ तो ऑन द स्पॉट सबका इनकाउंटर कर दूंगा। पुलिस को देखकर सारे क्लाइंट्स डर के मारे भागने लगे। पीछे से पुलिस की टीम भी आ गई और सबको पकड़ लिया गया। अनिका गुस्से में पीटर के पास गई और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम लोगों ने औरतों को समझ क्या रखा है, खिलौना? लड़कियों के अंदर भी जान होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी सामान की तरह उन्हें बेचने की? लॉकअप में ऐसा इलाज करूंगी कि जिंदगी भर किसी लड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करोगे। टीम उसे ले गई। तभी शौर्य और अनिका की नजर कविता पर पड़ी। दोनों हैरान रह गए। अनिका ने उसका मुंह खोला तो कविता रोते हुए बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमारी जिंदगियां बचा ली। आप लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग हमारा क्या करते। विनोद सिन्हा वो तो कॉमा में चला गया, लेकिन पता नहीं उसका ये काला धंधा अभी तक नहीं रुका। कौन ये सब कर रहा है सर? शौर्य और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। सबको गिरफ्तार कर लिया गया और लड़कियों को घर भेजने की तैयारी शुरू हुई। तभी शौर्य की नजर हॉल के दूसरी तरफ बने एक कमरे पर गई जहां हल्की सी लाइट जल रही थी। वो धीरे से कमरे में गया। अनिका भी साथ थी। अनिका आगे बढ़कर बोली, मालती तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें घर छोड़ा था ना। मालती घबरा कर बोली, वो मैं तो घर गई थी, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए थोड़ी देर पहले ही घर से निकली, पर समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोग मुझे पकड़कर यहाँ क्यों ले आए। उसकी बातें शौर्य और अनिका के समझ में नहीं आई। उन्होंने सर हिला दिया। अनिका बोली, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, डरने की जरूरत नहीं, हमने सबको पकड़ लिया है। मालती बोली, नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ पता लगा है जिसका रिलेशन सीधा विनोद के कॉमा में जाने से है। एक जगह के बारे में मैंने पीटर के मुंह से सुना था, वहाँ शायद कोई सबूत हो। उसी सबूत की वजह से विनोद की भी ये हालत हुई है। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज मेरे साथ चलिए। शौर्य और अनिका ने उसकी बात मान ली और जीप में बैठाकर साथ निकल गए। अनिका को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मालती उन्हें आधे घंटे से इधर उधर घुमा रही थी। अनिका ने पूछा, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? क्या दिखाने वाली हो? इतनी देर से हमें क्यों घुमा रही हो? मालती ने सामने इशारा किया। वो मकान दिख रहा है ना, वही सबूत है, चलिए मेरे साथ। शौर्य ने गाड़ी रोकी। मालती नीचे उतरी और घर की तरफ चलने लगी। शौर्य और अनिका भी बंदूक हाथ में लेकर उसके पीछे चले। मालती ने आगे जाकर मुड़कर कहा, पहले मैं अंदर जाती हूँ और सबूत लेकर आपके पास आती हूँ। अनिका तुरंत बोली, नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते, हम भी चलेंगे। मालती थोड़ा हड़बड़ा गई। आप समझने की कोशिश करो। अनिका बार बार मना करने लगी। अचानक मालती ने तेज कदमों से जाकर दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अनिका और शौर्य चौंक गए। अनिका चिल्लाई, मालती बाहर निकलो, अंदर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हम सबूत खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। शौर्य और अनिका ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शौर्य ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर दोनों हैरान रह गए। अंदर कोई भी नहीं था और मालती भी नहीं। अनिका घबरा कर बोली, ये मालती कहाँ गई? शौर्य ने खिड़की की तरफ इशारा किया जो खुली हुई थी। लगता है वो भाग गई। अनिका गुस्से में बोली, मुझे पहले ही शक था, मालती कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। मुझे तो लगता है इसी ने अपने पति को मारने की कोशिश की है। शौर्य कुछ कहता तभी अस्पताल से दिसलवा का फोन आया। वो घबराया हुआ था। सर विमल मर गया सर, उसे किसी ने मार दिया। शौर्य और अनिका के होश उड़ गए। शौर्य गुस्से से चिल्लाया, ऐसे कैसे, किसने मार दिया? तुम लोग थे ना वहां, तुम्हारे रहते ये सब कैसे हुआ?
डिसिल्वा डरते हुए बोला, सर, डॉक्टर ने बताया कि किसी ने उसे केमिकल का इंजेक्शन दिया है। सिम्टम्स तो बिल्कुल विनोद और उसके ड्राइवर जैसे हैं। सर, लगता है उसी कातिल ने विमल को इंजेक्शन दिया है जिसने विनोद पर जानलेवा हमला करा था। शौर्य ने दीवार पर हाथ मारा। ओ गॉड, एक और आदमी की जान चली गई। मैं इस कातिल को नहीं छोड़ूंगा। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, तब तक कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा, समझे? कहकर शौर्य ने फोन काट दिया और अनिका के साथ अस्पताल की तरफ निकल गया। फिलहाल उनके लिए विमल की मौत की गुत्थी सुलझाना जरूरी हो चुका था। शौर्य और अनिका तुरंत अस्पताल पहुंचे और दोनों भागते हुए विमल के कमरे में गए, जहां वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर बेजान पड़ा था। चौकीदार की वजह से एक डॉक्टर के अलावा कमरे में कोई नहीं था। शौर्य ने डॉक्टर से पूछा, मरने से पहले उसने कुछ कहा? किसी का नाम लिया? डॉक्टर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वो मर चुका था। यह सुनते ही शौर्य गुस्से में चीख उठा, ये इंतजाम है आपके हॉस्पिटल का? इतना बड़ा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल होकर भी एक पेशेंट का ध्यान ढंग से नहीं रख पाए आप लोग। वहीं अनिका पूरे कमरे को बारीकी से जांच रही थी। तभी नीचे जमीन पर उसके पैर से कुछ टकराया और अनिका ने जैसे ही नीचे देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने वो चीज उठाई, कुछ सेकंड तक ध्यान से देखती रही और अगले ही पल हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। वो शौर्य की तरफ मुड़कर बोली, सर देखिए मुझे क्या मिला है।